हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट, लेकर आपके लिए एक नई वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग आज डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ के इंपॉर्टेंट सोर्सेज के रिगार्डिंग। जो हमारी पिछली वीडियो है, जो फर्स्ट वीडियो इसी सब्जेक्ट के ऊपर थी मुस्लिम लॉ के, उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया हुआ है, जिसका लिंक जो है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड है जो करवा दूंगा। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा रहेगा मेन फोकस इस प्राइमरी सोर्स के ऊपर। तो मतलब कि जैसे हिंदू लॉ में हम पढ़ते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज मुस्लिम लॉ में भी दे रखे हैं। तो जो बात करते हैं सबसे पहले, जो प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, वो सोर्सेज जिनको डायरेक्टली क्या है कि प्रॉफेट मोहम्मद जो हमारे थे, प्रॉफेट मोहम्मद, उन्होंने डायरेक्टली यह चीज़ हमें बताई थी। तो मतलब फर्स्ट सोर्स से आपका बताया जाता है यहाँ पे कि डायरेक्टेड बाय द आपके प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने जो भी चीज़ें बताई थी उनको प्राइमरी सोर्स के अंदर डाल रखा है। बाद में जो चीज़ें मतलब कि कस्टम बन गई, कुछ चीज़ें इनमें से हैं जो मतलब कि रेगुलरली फॉलो करते चले गए, तो वो आपके कस्टम में चले गए। फिर कुछ ऐसे थे जहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म, जहाँ पे बोलते हो कि जुडिशियल कुछ आपके एक्ट वगैरह आ गए, वहाँ से कुछ आपकी चीज़ें मिली हैं, तो वो जुडिशियल डिसीजन के अंदर डाला गया। और इंग्लिश लॉ भी हो गया आपके, अदर आपके जो कंट्रीज़ का कलेक्शन है, मतलब इक्विटी बेस्ड जो भी चीज़ें रहती हैं, उनको एक सेपरेट के अंदर डाल दिया गया, जिनको आप सेकेंडरी सोर्स के यहाँ पे बोलते हो। तो फर्स्ट सोर्स आपका कौन सा है? सबसे प्राइमरी जो यहाँ पे बात करते हो, उसका फर्स्ट जो सोर्स है मुस्लिम लोग का, वो आपका कुरान बोलते हैं, कुरान शरीफ, जो सबसे होली बुक जिसको बोला जाता है। जैसे हिंदुओं में होती है कि मतलब अपनी गीता हो गई है, तो इसी तरीके से अपनी जो कुरान है उसको आप क्या बोलते हैं? होली बुक होती है। वो आपका एक अरेबिक वर्ड है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो कुरान है वो आपका अरेबिक वर्ड है कुर्रा, कुर्रा से लिया गया है। कुर्रा का मतलब होता है रीडिंग, मतलब किसी चीज़ को पढ़ना, या फिर विच ought टू बी रीड, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको पढ़ा जाना चाहिए या फिर जिसको पढ़ा जाना, तो वो आपकी कुर्रा का मतलब होता है। कुरान के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। कुरान जो आपकी चीज़ कुरान है उसके अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है? कुरान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लिखी है जो कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने डायरेक्टली मोहम्मदन्स को सब कुछ डायरेक्शन दी थी। और वो चीज़ उनको कहाँ से मिली थी? एंजल गैब्रियल के थ्रू, जो गॉड के थ्रू हमें मिली है, वो चीज़ें उन्होंने सारी चीज़ें बताई है। तो जो कुरान है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट होली बुक बन जाता है, इंपॉर्टेंट एक आपका सोर्स बन जाता है, जो कि हाईएस्ट क्वालिटी का रहता है। यहाँ पे इसके अंदर आपकी क्या चीज़ लिख रखी है? वॉट एवर सेड बाय द गॉड टू द प्रॉफेट मोहम्मद, देन वॉट एवर प्रॉफेट मोहम्मद सेड टू द मोहम्मदन्स रिटन इन द कुरान। कुरान के अंदर वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिनको डायरेक्टली या तो गॉड ने प्रॉफेट मोहम्मद साहब के तौर आपके पास पहुंचाई, और कुछ वो चीज़ें जिनको उन्होंने खुद ने हमें बताई हैं, वो सारी चीज़ें इस कुरान बुक के अंदर आपको मिल जाएंगी। अब इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या रहता है कि इसके अंदर 6000 वर्सेस हैं, टोटल 114 आपके चैप्टर हैं, एंड 3 पार्ट्स ये अपने आप में कंटेन करके रखता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी बता रखी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ आपकी, और उसके अंदर आपकी क्या चीज़ें बता रखी है? कुरान के अंदर आपका आता है वर्बेटिम सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन मेड टू द प्रॉफेट मोहम्मद थ्रू द गॉड। गॉड को जो भी वर्बेटिम आपकी कम्युनिकेशन करी गई थी, उन्हीं चीज़ों को एज इट इज़ आगे फॉलो करवाने के लिए बोला जाना। अब डायरेक्टली मतलब कि क्या है कि भगवान आके आपको यहाँ पे आके तो कुछ बोलने वाले हैं नहीं, तो क्या करते हैं कि जैसे मतलब किसी अपने दूत या फिर एंजल गैब्रियल के थ्रू उन्होंने कोई चीज़ बताई है, अब उनको फॉलो करवाने के लिए यहाँ पे उपदेश देने का जो एक मैसेंजर का काम करा ना, वो काम किया हमारे प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने। तो उन्होंने यहाँ पे क्या है कि लोगों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखी समाज में कि ये आपकी कुछ कुरीतियाँ हैं, कुछ गलत चीज़ें हो रही है, ये आपकी अच्छी चीज़ें हैं। तो अच्छी चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए रूल रेगुलेशन बनाया जाना, और जो आपकी बुरी चीज़ें हैं, कुरीतियाँ वगैरह हैं, कुछ भी और अदर चीज़ें हैं, उनको हटाने के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया जाना। तो ये सारी चीज़ें आपके कुरान के अंदर मिल जाती हैं। इनके बाद आपका यह आ जाता है कि वेरी जो स्ट्रक्चर है मुस्लिम का, वो आपका बेस्ड रहता है इसी कुरान के ऊपर। आपका जो मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट आपके जो चीज़ जिसके अंदर आपकी बता रखी है, कुरान से ही फॉलो करते जा रहे हैं। ये मुस्लिम्स के जो भी इंडिविजुअल्स हैं, सोसाइटी है, या फिर जो कि आपके सेक्युलर स्पिरिचुअल लाइट है, जो आपकी लाइफ है पर्सन्स की, उनको भी यही रेगुलेट करती है। मतलब स्पिरिचुअली एक तरीके से उनको डायरेक्शन देना कि अल्लाह की पूजा इन द सेंस कि मतलब उनको आपने मानना, उनकी कई कई बातों का फॉलो करना, वननेस के अंदर विश्वास रखना। एक मुस्लिम जो आदमी है मुसलमान, उसके जितने भी 5 मेन धर्म बता रखे हैं, उन 5 चीज़ों को यहाँ पे फॉलो करना। जैसे मतलब नमाज का टाइम हो गया, रोज़ा रखने का टाइम है, कुछ आपकी अपने कुछ कमाई में से हिस्से में से कुछ उनको दान करने वाली चीज़ें हैं, जैसे या फिर मक्का मदीना की एक यात्रा वंस इन लाइफ हो, इस तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पे डायरेक्शन दे रखी कि ये चीज़ें आपको करनी चाहिए अगर आप मुस्लिम हो, तो वो सारी चीज़ें। अब इनके अंदर आपके 3 पार्ट्स वगैरह रहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इनके अंदर आपके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लीगल पोर्शन था इसका, मतलब लीगल प्रिंसिपल्स आपके कुछ होते हैं, कुछ आपके इक्विटेबल आपके प्रिंसिपल्स रहते हैं। तो लीगल पोर्शन से रिलेटेड जो इसके अंदर आपकी बता रखे हैं, वो मक्का मदीना में मोस्ट ऑफ द पार्ट जो था पोर्शन था वो बताया गया था।
तो ये चीज़ आपकी कुरान के अंदर आ जाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट बनाती है। सेकंड नंबर अब क्या अपना आता है, जैसे ट्रेडिशंस माना जाता है सुन्नत और हदीस को, तो ये ट्रेडिशंस हैं दोनों। तो सबसे पहले अगर समझोगे जैसे, तो इनको वापस पीछे से पढ़ोगे, जहाँ पे ये सुन्नत है एंड हदीस, ये आपके सारे के सारे ट्रेडिशन बोले जाते हैं। अब इनके अंदर आपकी जो सुन्ना है वो मॉडल बिहेवियर ऑफ द प्रॉफिट की बात करता है। ये जो सुन्ना होते हैं, सुन्ना जो मतलब कि कम्युनिटी एक तरीके से मान सकते हो, या फिर जिसको फॉलो करते हैं, तो वो सुन्ना यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बिहेवियर को यहाँ पे एक तरीके से वो मॉडल रोल उनको बताते हैं। उसका जो हदीस हैं वो आपके जो आपकी ट्रेडिशंस हैं, हदीस जो ट्रेडिशंस हैं वो आपकी क्या बताती हैं, द सियाज जो पर्सन है ना, डू नॉट बिलीव इन द हदीस। हदीस के अंदर आपके जो सियाज हैं वो आपके इनमें बिलीव नहीं करते। व्हाट द प्रॉफिट सेड डिड और टेकिटली अलाउड, जो चीज़ उन्होंने की थी, मतलब कि जो भी चीज़ उन्होंने बोली है प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने, उन्होंने जो किया वो सब यहाँ पे अलाउड करा जाता है, उन्हीं को ये फॉलो करते हैं। उसके बाद बताते हैं कि इट इज़ कन्फर्म बाय द वन पर्सन, इट इज़ नोन एज खबरल उल वाहिद, इसको अंदर यहाँ पे बोला जाता है। इट इज़ ए वीक हदीस आप बोलते हो, खबर उल अल वाहिद यहाँ पे एक वर्ड है जो अरेबिक वर्ड की तरह आप याद कर सकते हो उसको। बट इफ प्रूव्ड बाय मोर देन वन डिक्लेरेशंस इट्स बिकम स्ट्रॉन्ग हदीस। मतलब यहाँ पे बोलता है कि ये नॉर्मली यहाँ पे आपका क्या है कि एक वीक हदीस होती है, लेकिन अगर मोर देन वन आपके यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन प्रूव हो जाती हैं तो उनको एक स्ट्रॉन्ग पार्ट में बोला जा सकता है। तो ये आपके इसके अंदर है। फर्दर डिवाइडेड कर रखा है आपको सुन्नत को और हदीस को तीन तीन कैटेगरीज के अंदर। तो सबसे पहले आपकी सुन्नत उल फेल आती है। सुन्नत उल फील का मतलब होता है कि कोई ट्रेडिशंस विच द प्रॉफिट डिड हिमसेल्फ, मतलब यहाँ पे बात करते हो तो ये आपके कंडक्ट की रिगार्डिंग बात करती है, तो इसको आप साथ में लिख सकते हो, कंडक्ट से रिलेटेड आपकी है, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने डायरेक्टली जो चीज़ करी थी, जो उनके कंडक्ट रहे थे, वो इनके अंदर फॉल करते हैं। और दूसरा बताता है आपका सुन्नत उल कौल की रिगार्डिंग जो बात करता है, इसके रिगार्डिंग आपके स्पोकन वर्ड से रिलेटेड आपकी ये चीज़ें हैं, तो उनको आप साथ साथ में लिखते चलना और पढ़ते भी चलना। इसके अंदर बोलता है ट्रेडिशंस विच एंजॉइंड बाय द वर्ड्स के थ्रू जो भी आपकी चीज़ें बोली गई हैं वो आपके सुन्नत उल कौल के अंदर आती हैं, और कंडक्ट के थ्रू आए वो आपके फेल के अंदर आ जाती हैं। और तीसरा आपका है सुन्नत उल तकरीर की बात करता है, जिसके अंदर क्या बोलता है थिंग्स डन इन द प्रेजेंस। अब इसके अंदर बताते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके मतलब कि प्रेजेंस में कर रखी है, लेकिन उनके डिसअप्रूवल के बिना कर रखी है। मतलब एक ए पर्सन मान के चल रहा हूँ एक नॉर्मल एग्जांपल में, कि ए पर्सन कुछ भी काम कर रहा है बी की प्रेजेंस में, लेकिन बी उसको डिसअप्रूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि बी पर्सन यहाँ पे इम्प्लाइडली अपनी तरफ से वो क्या कर रहा है, कंसेंट दे रहा है कुछ काम करने के रिगार्डिंग। तो ये चीज़ें आपकी सुन्नत उल तकरीर के अंदर आती है, जहाँ पे थिंग्स डन इन द हिज प्रेजेंस, मतलब हिज मतलब कि कुछ ऐसा है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब हो गए, उनकी प्रेजेंस में किसी ने कुछ किया, इन्होंने खुद ने उनके गुरु जो भी मानते हो, जिनके थ्रू मतलब कि जिनको माना जाता है मेन हेड, उनके प्रेजेंस में एक तरीके से उन्होंने कुछ भी किया, तो उन चीज़ों को यहाँ पे बोला गया है। तो ये आपका साइलेंस से रिलेटेड हो सकता है। साइलेंस यहाँ पे एक वर्ड यूज कर सकते हो, क्योंकि जिस पर्सन की प्रेजेंस में काम किया गया, वो जो कंडक्ट कर रहा है वो तो यहाँ पे चले गए कि उन्होंने कंडक्ट करे। अब कंडक्ट किया है किसी की प्रेजेंस में और उनकी डिसअप्रूवल के बिना, तो यहाँ पे मतलब कि कंसेंट दी गई है बाय साइलेंस के थ्रू, तो वो यहाँ पे आ जाता है आपके सुन्नत और तकरीर के अंदर। उसके बाद आपके हदीस वाले आते हैं। तो जो हदीस हैं वो आपके हदीस क्या हैं, मेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशन विच इन इट्स टर्म is dependent in the manner in which each particular tradition has been preserved। मतलब ये आपके ट्रेडिशन के बेसिस पे बने हुए हैं, जो कि अपने आप में आपके डिपेंडेंट हैं किसी भी मैनर के अंदर, in which each particular tradition has been preserved, जिसके अंदर मतलब कि पर्टिकुलर कोई भी आपकी ट्रेडिशन होगी उसको प्रिजर्व किया गया, उसी के ऊपर आपके बेस्ट चीज़ें बना के उन्हीं पे बेस्ड आपका कुछ चीज़ें जो बनाई यहाँ पे हदीस के अंदर डाल दी गई है। उसके बाद आपका हदीस मुतवातिर आता है। मुतवातिर आपका होता है कि मतलब यूनिवर्सल टाइप का कुछ, इसको आप साथ में लिख सकते हो यूनिवर्सल या फिर पब्लिक। तो यूनिवर्सल टाइप का मतलब कि सारी वो चीज़ें जो पब्लिक फॉलो करती हो, यूनिवर्सल लेवल पे उसको फॉलो करवाया जाए, तो उन चीज़ों से रिलेटेड है। मतलब कि यहाँ पे दैट आर द यूनिवर्सल और पब्लिक प्रोप्राइटरी या फिर एब्सोल्युटली जिनको ऑथेंटिक बोलते हो, वो इसके अंदर हदीस मुतवातिर के अंदर फॉल करता है। दूसरा आपका हदीस मशहूर है विच आर नोन टू द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मतलब आपकी यूनिवर्सल नहीं है लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल नोन अबाउट इट, इसके बारे में कुछ कुछ लोगों को पता है। डो नॉट पजेस द कैरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये क्या चीज़ है कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल को तो पता है, लेकिन उन्होंने क्या है अभी तक इसने यूनिवर्सल लेवल को अचीव नहीं कर लिया है, तो ये इस मशहूर के अंदर आ जाता है। तो काफ़ी मशहूर है, मतलब एक तरीके से याद करने के लिए अगर सोचे हम लोग कि किस तरीके से याद किया जाए, तो ये बहुत मशहूर है, लेकिन अभी
पब्लिक वे पे नहीं आया अभी तक, मतलब पब्लिक लेवल पे और यूनिवर्सल लेवल का जो करेक्टरिस्टिक्स है उसकी, वो अभी तक इसने अचीव है जो नहीं करी है। उसके बाद आती है हदीस ए वाहिद के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, जो कि डिपेंड ऑन द आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स के ऊपर आपके डिपेंड करते हैं, आइसोलेटेड इंडिविजुअल। तो इनके रिगार्डिंग आपकी ये ट्रेडिशन नंबर जो 2 आ रहे हैं यहाँ पे आपके सुन्नत और हदीस थे, ये चीज़ें थी। उसके बाद आपका थर्ड आ जाता है इज्मा की रिगार्डिंग बात कर रहा है। इज्मा इज द इंपॉर्टेंट भी आपका और थर्ड सोर्स भी आ रहा है। तो ये बोलता है कंसेंसस ऑफ ओपिनियन और कंकरेंस, या तो मतलब कि जहाँ पे एग्रीमेंट हो जाता है ना, कि मतलब जो 2 पर्सन्स हैं उनके बीच में कुछ आपके एग्रीमेंट हो रहा है कि हाँ ये सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, उसी को मान लेना एक तरीके से। तो यहाँ पे हो रहा है कि कुछ आपके जो ज्यूरिस्ट थे उनके अपने अपने कुछ ओपिनियन थे, जिनके ऊपर साझा करने के बाद एक दूसरे की बात के ऊपर वो क्या हो रहे थे, बिलीव करते थे, और एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे बिलीव और ट्रस्ट करने के बाद उनके ऊपर उनको अप्रूवल एक तरीके से दी जाती थी। तो उनके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे कंकरेंस आएगी या फिर कंसेंसस ऑफ ओपिनियन आएगा या फिर कॉमन ओपिनियन ऑफ द ज्यूरिस्ट आएगा। जितने ज्यूरिस्ट हैं उनके कॉमन ओपिनियन की बात हो रही है कि कुछ समझ नहीं आती, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने एज ए सोर्स अगर यूज़ करना है तो वो किस तरीके से यूज़ करा है, तो उसको बोलते हैं कि यहाँ पे आपके उन ज्यूरिस्ट ने क्या किया, कॉमनली उन्होंने अपना ओपिनियन निकाला और बता दिया, उसी को यहाँ पे फॉलो किया गया, जिसका नाम यहाँ पे इज्मा बताया गया है। इसके अंदर आपकी एक डेफिनेशन भी है, उसको आप लिख लेना। सर अब्दुल रहीम के बारे में बता रहा हूं मैं पहले। सर अब्दुल रहीम, इनकी डेफिनेशन है एक, वो आपको बता देता हूं, उसको लिख लेना आप स्लो करके बेशक से। बोलता है एग्रीमेंट ऑफ ज्यूरिस्ट अमंग द फॉलोवर्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद इन ए पर्टिकुलर एज ऑन द पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये यहाँ पे इन्होंने बताई है। क्या बोलते हैं, द एग्रीमेंट ऑफ ज्यूरिस्ट, मतलब ज्यूरिस्ट जितने भी हैं उनके एग्रीमेंट की बात हो रही है। अमंग द फॉलोवर्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जितने फॉलोवर थे उनमें से कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जिनका यहाँ पे क्या किया गया कि ज्यूरिस्ट ने अपने अपने एग्रीमेंट रखे और उनके ऊपर ही, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एज के रिगार्डिंग बता सकते हो, एक पर्टिकुलर लॉ का ऊपर कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपका, उसके रिगार्डिंग जो भी ओपिनियन रखा गया था उनको यहाँ पे इज्मा के अंदर फॉल करवा दिया गया था। और लास्ट आपका बचता है कियास। कियास के अंदर बताया गया एनालॉजिकल डिडक्शन ऑफ अबव 3, मतलब ऊपर के जो 3 गए हैं इनका एनालॉजिकली तरीके से आपने उन्होंने क्या किया, डिडक्शन कर रखा है। तो इनके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। इसमें आपकी हो जाती चीज़ें रीजनिंग बाय एनालॉजी हो सकता है कि कुछ मतलब कि रीजन उन्होंने दिए हैं एनालॉजी के थ्रू, उन चीज़ों के थ्रू आ रहे हैं। और ऊपर वाले तीनों सोर्सेज के अंदर हियर द रूल्स आर डिडक्टेड बाय द एक्स, आपके रीजन्स के थ्रू उन्होंने अपने रूल्स हैं जो वो बना रखे हैं, तो इनके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो मतलब जो भी रूल आपके हैं वो डिडक्ट करे जाएंगे यहाँ पे बाय रीजन के थ्रू, तो ये सारे आपके कियास के अंदर आ जाओगे। उनके अलावा इसके अंदर अगर देखें तो ये आपका अरेबिक मीन से भी डील करता है कियास वर्ड, जिसका मतलब होता है एक तरीके से मेजरमेंट करना। और इसका एक पीटी का पॉइंट है कि रिकॉग्नाइज नहीं करती इसको शिया डिड नॉट रिकॉग्नाइज द कियास, कियास को यहाँ पे रिकॉग्नाइज है जो नहीं करती है। उसके बाद आपका आता है मेथड ऑफ कंपेयरिंग द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी विद द सिमिलर प्रॉब्लम फॉर विच द सॉल्यूशंस आर गिवन इन द टेक्स्ट। इसके रिगार्डिंग ये भी चीज़ें आपको बताता है कि जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी की उनको आपस में आपका कंपेयर करना और वहाँ से उसका सॉल्यूशन निकालने की ट्राई करना, ये भी इसके अंदर बता रखा है। अब सॉल्यूशन को कैसे कंपेयर करोगे, जब तक कि सारे बंदे मिल बैठ के बात करेंगे, एक चीज़ ये हो रही है। उनके बाद इन तीनों में कुछ भी नहीं हो पाया, उनके बाद यहाँ पे बता रखा है उनमें से कुछ चीज़ें आपकी डिटेक्ट करनी है और उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो उन चीज़ों के रिगार्डिंग आपकी ये कियास के अंदर भी बताया गया है। तो ये आपके थे प्राइमरी सोर्सेज के रिगार्डिंग। और इधर अपने अगर कस्टम देखोगे तो कस्टम क्या होगी, टम्बुल या फिर उर्फ भी बोला जाता है। अब कस्टम के अंदर आपके इंग्रेडिएंट क्या रहते हैं, जैसे कि एंशिएंट टाइम से फॉलो करते आते होने चाहिए, बीच में कोई तरीका का आपका वेरिएशन नहीं होना चाहिए, मैं कुछ चेंज हो गया हो वो भी नहीं होना चाहिए, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, सारे लोग उसको फॉलो करते होने चाहिए, रेगुलरली फॉलो करते होने चाहिए। तो इस तरीके की आपकी चीज़ें बता रखी है। उसके बाद आपका बोलता है कि शरीयत एक्ट आ गया था। उस एक्ट के आने के बाद कुछ आपकी टोटल 10 अराउंड थिंग्स थी जिनको पहले मतलब कि एज ए कस्टम वगैरह कुछ माना जाता था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक एग्रीकल्चर है, एक रिलीजन है और एक आपका चैरिटी है। इन तीनों को ना छोड़ के मतलब कि कस्टम के अंदर जो चल रही हैं वही फॉलो होंगी। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्रीकल्चर से जुड़ा, एक कल्चर से जो चीज़ आपकी एग्रीकल्चर, उसके बाद आपकी बात हो रही है किसी रिलीजन और चैरिटी की, रिलीजन और चैरिटी।
ये अभी भी क्या हो रही हैं, कस्टम से गवर्न हो रहे हैं, और बाकी सारी चीज़ें उनके अंदर आपकी कस्टम को लॉ में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर आ रही है। फिर आपका जुडिशियल डिसीजन आता है, जैसे मतलब कि कोई भी डिसीजन किसी प्रीवी काउंसिल ने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, हाई कोर्ट ने दे दिया। अभी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे रही है उनका जजमेंट क्या है कि बाकी अदर सारे कोर्ट्स के ऊपर आपका बाइंडिंग रहता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस है, मैं क्लास में जो बताया था आपको कि देख के बाद में बताऊंगा, ये भी है हमीरा बीबी वर्सेस जबेदा, आपका जबेदा बीबी का केस है 1916 का, प्रीवी काउंसिल का। इसके अंदर बताया गया कि अगर किसी भी पर्सन के जो मेंटेनेंस का अमाउंट है वो अभी भी आपका क्या है कि एक तरीके से मेंटेनेंस का या फिर आपका जो डॉवर का होता है ना, डॉवर का जो आपका एक अमाउंट मिलता है उसमें अगर उन्होंने देरी कर रखी है, वो पे नहीं कर रहे हैं, तो उसके अंदर जितना भी टाइम उसने लैप्स कर दिया उस टाइम के लिए उस पूरे अमाउंट का एक इंटरेस्ट भी उसको पे करना पड़ेगा, ऐसा अलाउड कर दिया गया था इस केस के अंदर। इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ अनपेड टोवर वॉज अलाउड बाय द प्रीवी काउंसिल इन 1916। आपका जो भी इंटरेस्ट बनता होगा उस डोवर की मेन अमाउंट के ऊपर, मेंटेनेंस का नहीं कह सकते, बेशक आपका यहाँ पे डोवर का जरूर आ जाता है कि डोवर का जो अमाउंट रहेगा उसके ऊपर जो भी उसका रहता है आपका इंटरेस्ट वगैरह वो पे करना पड़ेगा। और लास्ट आपका आ जाता है इक्विटी, गुड कंसाइंस और आपकी जस्टिस के ऊपर। तो मतलब यहाँ पे कुछ आपके जस्टिस को फॉलो करने के लिए नेचुरल जस्टिस वगैरह हो गए, जैसे इक्विटी बेस्ड आपकी चीज़ें हो रही है कि किसी के साथ गलत ना किया जाए, प्रॉपरली उसको जस्टिस प्रोवाइड करवा जाए, और गुड कंसाइंस के फॉलो करके आपने उसको यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपके जो लेजिस्लेशन का पार्ट है, जैसे जुडिशियल डिसीजन है, इसके अंदर आपके एक तरीके से एक और आ जाता है यहाँ पे, फोर्थ वन मैं बोल देता हूँ लेजिस्लेशन, जिसके अंदर कुछ एक्ट बनाए गए हैं। उन एक्ट्स के अंदर आपके जैसे मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 है, उसके बाद आपका शरीयत एक्ट 1913 बना रखा है। मुस्लिम से स्पेशल अगर बात करोगे तो उनका रिगार्डिंग, फिर डिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट आपका 1939 का बना रखा है। फिर उसके बाद आपके मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 मुस्लिम के रिगार्डिंग आपके ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। वक्फ एक्ट आ गया 1954 का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लेजिस्लेशन के अंदर आ जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट नंबर पे कस्टम, सेकंड नंबर पे आप जुडिशियल डिसीजन को बोल सकते हो, थर्ड नंबर पे आपका लेजिस्लेशन हो जाएगा, और फोर्थ पे आपकी क्या है जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस को कंसीडर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इनके अलावा इनके अंदर देखोगे तो गॉड को सुप्रीम माना गया है, मतलब लेजिस्लेचर अगर देखा जाए तो गॉड उनके लिए सुप्रीम लेजिस्लेचर है। सो द मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड इन सम सेम लॉज लाइक द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट हो गया, रिलीजन टू द मतलब कि टॉलरेंस कुछ एक्ट बना रखे हैं, या फिर गार्जियन वॉर्ड एक्ट 1890 है। इनके अंदर कुछ लेवल पे यहाँ पे इनको क्या चाहिए, एक मॉडिफिकेशन चाहिए। उसके बाद लास्ट सोर्स अगर बात करते हैं शियाज के रिगार्डिंग, अगर मैं बताऊँ आपको एक पॉइंट नोट के अंदर लिख सकते हो, सोर्सेज ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू शियाज के अंदर आपके कौन कौन से जो आपके सोर्सेज बनते हैं, वो बोलते हैं कि कुरान है, इज्मा और हदीस, ये तीन को वहाँ पे सोर्स माना गया है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी जिसके अंदर सोर्सेज को हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया। अगली वीडियो के अंदर इसके जो भी स्कूल और सेक्ट हैं उनको मैं डिटेल में समझा दूंगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, वीडियो के अंदर कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर वीडियो सही लग रही है, अच्छे से डायरेक्शन में आपको सही चीज़ें समझ आ रही है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि यहाँ तक आए हो तो ऑब्वियसली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।